हेलो एवरीवन, वेलकम बैक प्यारे बच्चों। सो जो भी हमारे नीट वाले एस्पिरेंट हैं जो आज एग्ज़ाम दे के आए हैं वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं यहाँ से। और मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन में बोनस भी रहेगा आपके लिए, तो क्वेश्चन चेक करते रहना, मैं बता दूंगा जब वो क्वेश्चन आएगा। और जो बच्चे अभी 23 और 24 को टारगेट कर रहे हैं नीट, वो बहुत अच्छे से इसको देखें, क्योंकि मैंने जेई मेंस के क्वेश्चंस आपको करने के लिए बोला था, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हो डाइबोरेन का, ये जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा। बाकी ओवरऑल अगर मैं पेपर का रिव्यू दूँ तुमको अभी भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा पेपर देख लिया है। पेपर लास्ट टाइम से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ईजी नहीं है लास्ट टाइम से, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल सॉल्व भी करवाए हैं। पिछली बार ऐसे नहीं थे सॉल्विंग, और इस बार बहुत ऐसे जगह से भी क्वेश्चन आए हैं जैसे ऑर्गेनिक में, जो पहले नहीं अवेलेबल थे या नहीं आए थे। तो चलिए, जैसा भी क्वेश्चन पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चंस तो बहुत ही ईजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द, हाँ थोड़ा ट्रिकी इसलिए भी लगा क्योंकि हर क्वेश्चन में इन्होंने नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो जो जल्दी जल्दी रीड करेगा उसका गड़बड़ हो जाएगा सब। तो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। डाइबोरेन इज B2H6, सभी को पता है इसके अंदर बनाना बॉन्डिंग होती है। और आप देख सकते हो कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, इसमें 2 नंबर ऑफ एटम्स जो प्लेनर मतलब एक प्लेन में लाई करते हैं वो 6 होते हैं। अब इसमें ये 4 बॉन्ड बन रहे हैं बोरोन के, 4 बॉन्ड का मतलब हो गया sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इन्होंने बोला है sp2, तो ये इसका इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। सेकेंड वाला देखो, एक बहुत ही शानदार कंपाउंड है, ICl एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है, और I2 एक नॉर्मल आपका आयोडीन का कंपाउंड है। इंटर हेलोजन कंपाउंड तो उसके अंदर पोलैरिटी होगी, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो ऑब्वियसली ICl इज़ मोर रिएक्टिव, है ना। और दूसरे में क्या बोला है, ICl बॉन्ड इज़ वीकर देन II बॉन्ड, नहीं, एक पार्शियल पॉजिटिव है उसमें, एक पार्शियल नेगेटिव है, तो ये स्टेटमेंट इनका गलत हो गया, ये वीकर नहीं, ये स्ट्रॉन्गर होगा। तो आप देख सकते हो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट। आप NCERT उठा के देख सकते हो, सीधा NCERT नोट्स का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का, स्टोशियोमेट्री का, कॉन्सेंट्रेशन टर्म का, सॉल्यूशन चैप्टर का ईजीएस्ट क्वेश्चन है। मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर किसी को सिर्फ ये याद है कि उसके टीचर ने, उसके सर ने, उसकी मैम ने ये समझाया नीचे सॉल्वेंट का वेट लेते हैं, तो उसका आंसर यहीं से आ जाएगा। उसने क्या बोला है, मोलैलिटी 1 रखनी है, मोल्स 0.5 रखने हैं, तो वेट यहाँ पर है, तो वेट इधर ले जाएंगे, तो वेट कितना आ गया, 0.5 kg आ गया। अब 0.5 kg का मतलब क्या हो गया, 500 ग्राम, लेकिन 500 ग्राम किसका, सॉल्वेंट का, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 500 ग्राम सॉल्वेंट। बहुत ही ईजी आंसर, कोई इसमें डिफिकल्टी है ही नहीं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ट्रिकी क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि उसने क्या बोला है कि विल द परमैग्नेट आयन लिबरेट O2 फ्रॉम द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर आपको O2 लिबरेट करनी है, यहाँ तो O2 रिएक्टेंट में, लिबरेट करने के लिए रिएक्शन कैसी करनी पड़ेगी, उल्टी करनी पड़ेगी, है ना, O2 प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, तो E0 क्या हो जाएगा इसका, -1.223 हो जाएगा। और ऊपर वाली रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें भी MnO4 माइनस +7 से कहाँ जा रहा है, +2 में। इस रिएक्शन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो रिएक्शन सही दी हुई है हमें, और इसका E0 हमें क्या दिया हुआ है, +2 से +7 दिया हुआ है, और यहाँ कहाँ से जा रहा है, +7 से +2 जा रहा है, और E0 क्या दिया हुआ है, +2 से +7, उल्टा दे रखा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, +7 से +2 बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं, वैल्यू हो जाएगी +1.5। अब आप देख सकते हो ये +1.5 है, ये -1.23, -1.223, तो इसका E0 वैल्यू कैसा आएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव अगर E0 पॉजिटिव आ गया तो ΔG कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस, तो ये प्रोसेस होगा। ठीक है, और आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, ये 1.5 है, ये 1.2 है, इन दोनों को ऐड कर दो, ऑलमोस्ट आंसर 0.287 के आसपास आ जाएगा। 55th क्वेश्चन तो इतना ईजी क्वेश्चन है, अगर मैं इसका आंसर बताऊंगा ना, आधे ज़्यादा बच्चे तो इसको गलत करके आ गएंगे, और जब इसका सॉल्यूशन सुनेंगे तो बोलेंगे कि अरे सर ये कैसे हो गया हमसे। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द शेप्स ऑफ dxy dyz dxz आर सेम। यस, लोब्स कहाँ होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, है ना, तो इनकी शेप्स कैसी होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं।
बट क्या डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की शेप सेम होती है? ये तो इतना बेसिक क्वेश्चन है। इसकी शेप्स ऐसी होती है और डी जेड स्क्वायर की तो डोनट शेप होती है ना, तो दोनों अलग हो गए ना। तो ये आंसर आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि बच्चे बस जल्दी जल्दी में से गलत कर देंगे, बाकी उस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ये मूल का एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस बुक में। ईजी तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा मॉडरेट टाइप का इसको बोल सकते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन है। तो इसमें क्या बोला है कि 50 ml 0.5 मोलर HCl है, तो मिलीमोल कितने हो गए इसके? 50 इंटू 0.5 बोले तो 25 मिलीमोल हो गए, ठीक है। अगर इसके एक से इसका 2 रिएक्ट करता है तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसके 2 से इसका 1 रिएक्ट करता है, मतलब आधा। तो 25 से कितना रिएक्ट करेगा? 12.5 मिलीमोल। और इन मिलीमोल्स को मोल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं? 10⁻³ से। तो ये मेरे पास मोल्स आ गए किसके? CaCO3 के। अब इसमें क्या पूछा हुआ है? हमें इसका क्या चाहिए? मास। CaCO3 का मोलर मास कितना होता है? 40 + 12 + 48, टोटल कितना हो गया? 100। तो मास के लिए मोल्स क्या होता है? W/m होता है ना, तो W के लिए क्या कर देंगे? N/m। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आसपास आएगा, मैंने तो पहले सॉल्व किया हुआ है इसको, अराउंड 1.25 ग्राम आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? 95, ये तो आ गया 100% के लिए। बोल रहा है 95% प्योर हमें चाहिए CaCO3। अब बोलो, ये तो बहुत ही ईजी हो गया। अगर हमें 95% प्योर CaCO3 चाहिए तो इससे ज़रा सा ज़्यादा वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4th ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप इसको 95% ऑफ 1.32 निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर 1.25 ग्राम आएगा, ठीक है। तो 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर आपको थोड़ा बहुत मोल का आइडिया है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों का फेवरेट, RMgX। R पे नेगेटिव होता है, MgX पॉजिटिव होता है। CO2 में कार्बन पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। वैसे मुझे लीनियर बनाना चाहिए, चलो ये लो, कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो नेगेटिव प्लस पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा? RCOO- MgX+, और बाद में H+ डालेंगे इसमें तो एसिड बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? RCO- Mg+X। ये तो R3 हो गया, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, RCO- MgX+। जिस बच्चे ने ये आंसर लगाया बिल्कुल सही है उसका। मैच द कॉलम एस ब्लॉक, ये तो मैं बता बता के थक गया हूँ, ये तो आप गलत कर ही नहीं सकते। और जितने भी मैच द कॉलम के क्वेश्चन है ना, इनमें अगर आप ध्यान से करो तो एक बच्चा तो 2 मिनट में करेगा इसको सॉल्व, एक बच्चा इसको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर कर सकता है। अपने दिल से पूछ के देख लो, CS फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ होता है। तो अगर आपने D का 4 पकड़ लिया तो कॉल कितने ऑप्शन में है D का 4 बताओ? एक ही ऑप्शन में, समझ रहे हो। बाकी आपको पता है लिथियम कहाँ यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। सोडियम तो फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूज़ होता है। और KOH तो 9th क्लास का क्वेश्चन है, CO2 को एब्जॉर्व करने के काम आता है। तो ये तो बिल्कुल नोट्स का क्वेश्चन हो गया आपने, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को मैं JEE में होता तो बोल सकता था, थोड़ा सा टिपिकल है, बट डॉक्टर्स से तो उम्मीद की जाती है कि इनको पता होगा कि किसी को भी अगर दर्द होता है, पेन किलर होता है, आपने हॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं, बॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं, एक ही ऑप्शन से आंसर आ जाएगा, बताओ। एक तो बच्चा होगा जो सारे ऑप्शन चेक कर रहा होगा, पता नहीं एंटासिड कौन सा है, क्या है। बट अगर आपको पता है एनाल्जेसिक्स को पेन किलर बोलते हैं, और पेन किलर कौन सा है इनमें से? कोडीन, मोर्फिन। तो आपने अगर पता कर लिया C का 2, कितने ऑप्शन में C का 2 है? देयर इज ओनली 1 ऑप्शन जिसमें C का 2 है, समझ रहे हो। तो इसको कहते हैं तरीके से पेपर को सॉल्व करना, टाइम सेव करते हुए। बाकी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एंटासिड कौन सा हो गया हमारा? सिमिटिडीन। और एंटीहिस्टामीन हमारा हो गया सेल्डेन। और एंटी माइक्रोबल्स हो गया हमारा सेल्वारसन। बट इनकी ज़रूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट चलते हैं, डाल्टन्स लॉ के लिए नॉट करेक्ट, यहाँ है कहानी। अगर नॉट करेक्ट नहीं पढ़ा तो गड़बड़ जाएगी। डाल्टन्स लॉ क्या कहते हैं? ये पार्शियल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, सही है। ओ, ये तो राउल्ट्स लॉ आ गया, प्योर राउल्ट्स लॉ आ गया। राउल्ट्स लॉ किस पे लगता है? लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा ना, गैसेज में तो नहीं लगता। तो ये ही नॉट करेक्ट हो जाएगा बस, बाकी ये तो सब सही है ना। तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है रिगार्डिंग पॉलीमर्स? तो अगर आप ध्यान से देखो, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स रीयूजेबल नहीं होते। थर्मोसेटिंग एक चीज़ है जो सेट हो गई, अब सेट हो गई तो उसको दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार बन गया तो बन गया।
तो उसको रीयूजेबल नहीं कर सकते। नेक्स्ट एल्डिहाइड कीटोन का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एल्डिहाइड कीटोन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ वीक इंट्रैक्शन। नो, एल्डिहाइड मान लो ये है हमारे पास एल्डिहाइड है ना, तो इसमें पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस है ना, ये है। और इसको किससे कंपेयर करना है हमें? हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करना है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से इसको रीड करो, यहाँ इन्होंने वीक बोल दिया, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इज हायर देन हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही बात है, बट वीक मॉलिकुलर इंट्रैक्शन बोल दिया इन्होंने, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोकार्बन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वहाँ तो कार्बन और हाइड्रोजन ही है बस, नो पोलैरिटी। नेक्स्ट क्या बोला है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इज लोअर देन एल्कोहल। यस, एल्कोहल का तो ज़्यादा होता है, क्योंकि एल्कोहल में क्या होती है? एच बॉन्डिंग होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सॉरी पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा सही है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग, दूसरा सही, ये हो गया ना सेकंड ऑप्शन। चेक करते रहना, मेरे से भी थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे ना हो जाए, बट जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। 119 का नाम, ये तो किसी ने गलत नहीं किया होगा। 1 को अन बोलते हैं, 1 को अन बोलते हैं और इसको इनियम बोलते हैं। तो अन इनियम पीरियोडिक टेबल का बिल्कुल बेसिक इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, ओ हो, इसमें तो बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भर भर के आई हुई है, 3 से 4 क्वेश्चन मिल गए इस बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोडिक्ट कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती। ये तुम एक तो तुम चेक कर सकते हो कि अगर आप सभी का पोटेंशियल देखो तो Ag+2 Ag का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है ना, तो यही रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी जिसमें Ag रिप्लेस कर रहा हो। दूसरा, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी होगी, इसमें पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर होते हैं वो अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं। और याद करो, कॉपर ऊपर होता है, Ag नीचे होता है, तो ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है, बट नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो क्या Ag कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? नो, नहीं कर पाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप पोटेंशियल से भी कर सकते हो, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ 8th-9th क्लास का बच्चा भी इसको अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो तुम तो सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोला है? जेल्डाल मेथड कैन बी यूज टू एस्टिमेट। एनसीईआरटी नोट्स का सीधा क्वेश्चन है। जेल्डाल मेथड किसके लिए होता है? नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए, है ना। और इसमें किसके लिए नहीं कर सकते हम? एजो कंपाउंड्स के लिए नहीं कर सकते, नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए नहीं कर सकते, और हेट्रो कंपाउंड्स के लिए नहीं कर सकते। तो ये हेट्रो हो गया, इसमें नाइट्रोजन आ गया इन द रिंग, ये नहीं हो सकता, एजो नहीं हो सकता। तो ये किसके लिए किया जा सकता है? एनिलीन्स के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं वैसे तो आसान बोलता हूँ, बट क्योंकि हमें वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे लिया क्या है वो बताना है, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बोलूँगा। तो 0 और फर्स्ट ऑर्डर में हमें चेक करना है किस में ग्राफ ऐसा आता है। तो 0 ऑर्डर में अगर आपको याद हो तो रेट इज इक्वल्स टू के और कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 होता है, मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो 0 ऑर्डर में y पे रेट ले लो और x पे कॉन्सेंट्रेशन, तो जैसे ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। और फर्स्ट ऑर्डर में कब आएगा ऐसा ग्राफ? इंडिपेंडेंट वाला 0.693/K। तो T½ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारा पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, हो सकता है पेपर में आपको थोड़ा सा आप नर्वस रहते हैं तो गलत हो गया। इसमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? मतलब CO2 तो बच्चा इतना पढ़ता है क्योंकि सबमरीन्स के अंदर यूज़ होता है, ऑक्सीजन गैस हमें देता है, ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है। तो CO2 क्या है? एक परऑक्साइड है भाई, एल्कली मेटल पे तो +1 ही होगा ना, और O2 पे -1 आ जाएगा। तो K की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो ही नहीं सकती ना। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट हो गया? 4th स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, इनमें से बोला है कि in a particular point defect an ionic solid is electrically neutral even if few of the cations are missing from its। हाँ, फ्रैंकल डिफेक्ट अगर आपको याद हो, ठीक है, आप ओपन करके पढ़ सकते हो, उसमें ऐसा ही होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? सही हो गया। एंड इन एन आयनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कैटायंस फ्रॉम इट्स लैटिस टाइट इंटर्स, ये भी सही हो गया, ठीक है। बट रीज़न ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मिसिंग वर्ड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो आप इसको थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आंसर 4 होगा, ठीक है। बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नेमिंग, बिल्कुल ही ईजीएस्ट क्वेश्चन, जिसको ये भी पता हो ना कि अगर
नेगेटिव स्फीयर के अंदर मेटल होता है तो उसके लास्ट में 8 लगता है, तो वो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर देगा। कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ तो वाटर तो न्यूट्रल है, यहाँ Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, Cn पे -1 होता है तो +2 आ गई, हाफ हाफ कर देंगे तो ये +1 तो +1 तो ये दो तो कैंसिल हो गए, अब बचे 1 2। अब ये वाला Ag तो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और पहले वाला पॉजिटिव, तो इसके बाद वाले Ag पे 8 लगेगा, बाद वाले Ag पे 8 लगेगा, दोनों ही सही है। और पहले वाले में क्या बोला हुआ है हमें, पहले वाले में हमें एक्वा चाहिए, है ना, तो सेकंड सही है हमारा आंसर, क्योंकि इसमें तो साइनाइड वाइनाइड आ गया, और पहले वाले में वाटर प्रेजेंट है ना, वाटर को एक्वा बोलते हैं। डायमंड, हो डायमंड का तो इतना इजी क्वेश्चन आ गया ये, डायमंड कोवेलेंट और ग्रेफाइट आयनिक ऐसा नहीं होता। डायमंड में क्या होता है, हर एटम 4 और कार्बन एटम से अटैच होता है तो वो sp3 होता है, और ग्रेफाइट में क्या होता है, हर एटम 3 कार्बन से अटैच होता है और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जो कंडक्टिविटी उसके देता है, तो वो sp2 हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, चलो इसमें तो कम से कम फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो को लाइक कमेंट करके अपना डाउट और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, ये इसका मोटो है, बहुत मेहनत लगती है ये सब सॉल्यूशंस बनाने में, ठीक है, फिर इनको रिकॉर्ड करने में और अपलोड करने में। चलिए, बट आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो लाइक्स हैं और जो आप व्यूज़ देते हो, उससे मोटिवेशन मिलता है ये सब काम करने को। सो ये आ गया हमारा, कहाँ से क्वेश्चन है, सरफेस केमिस्ट्री से। द फ्लक्चुएटिंग पावर ऑफ द आयंस इज, तो नेगेटिव सोल बोला है, नेगेटिव में किसकी चेक करते हैं, पॉजिटिव की, और जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतनी ज़्यादा उसकी फ्लक्चुएटिंग पावर हो जाती है। अब इसमें इधर क्या बोला है, पॉजिटिव सोल, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। पॉजिटिव बोला है तो नेगेटिव को चेक करते हैं, और नेगेटिव में बेटे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी, और चार्ज किस पे ज़्यादा है, PO4 3- पे, तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी, सरासर गलत हो गई। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी रॉन्ग है, आंसर हो जाएगा 1। जिस बच्चे ने इस पर आंसर लगा रखा है उसका सही है, काफ़ी आंसर इस बच्चे के सही हैं जिसने मुझे पेपर दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स रिएक्ट्स विद HNO टू गिव अनस्टेबल, यस बिल्कुल सही है। प्राइमरी एलिफेटिक जब HNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, RN2Cl, और ये बहुत अनस्टेबल होता है, N2 गैस निकल जाती है ना यहाँ से, ये बिल्कुल सही बात है, पहली स्टेटमेंट सही है। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विद HNO2 फॉर्म डायजोनल सॉल्ट विच आर स्टेबल इवन, नो, ये लाइन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक रिएक्शन याद आएगी, अगर याद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ टेम्परेचर क्या रखते थे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 to 298 केल्विन तक ही ये स्टेबल होता है, उसके बाद क्या होता है, अनस्टेबल होता है, N2Cl बनता है और इसके अंदर से भी क्या निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, बिल्कुल गलत हो गई। यहीं से तो हम बाल्सिजमैन रिएक्शन या गेटरमैन रिएक्शन करते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस ये गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, गैडोलिडियम हैज़ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनेशन एनर्जी बिकॉज, तो गैडोलिडियम क्या होता है, GD हो गया हमारा, लेंथेनाइड एक्टेनाइड, D एंड F से क्वेश्चन आ गया ये। इट इज़ अगर आपको याद हो 4F7 5D1 एंड 6S2। अब क्योंकि हमें थर्ड आयनेशन एनर्जी चेक करनी है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, 4F7 5D1। अब ये पूछ रहा है इसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ऐसा क्यों, तो अगर आपको याद है ऐसा होगा। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बहुत ही स्टेबल होती हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा आपने, हाफ फील्ड और फुली फील्ड बहुत स्टेबल होते हैं। तो ये हाफ फील्ड हो गया ना, ये दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्सचेंज विद ईच अदर, बहुत सारी एनर्जी निकल जाएगी, बचेगी कम एनर्जी, कम बचेगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई एक्सचेंज एनर्जी। नोट्स खोल के देखेंगे तो बिल्कुल आंसर मिल जाएगा आपको, कॉपर और क्रोमियम में भी यही होता है। ओह, ये आ गया हमारा कहाँ से क्वेश्चन, अगेन S ब्लॉक, बौछार हो रखी है क्वेश्चंस की, हाइड्रोजन चैप्टर से भी आ गया ये। ठीक है, तो हाइड्राइड्स की बात हो रही है तो हाइड्रोजन चैप्टर से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 3 तरह के हाइड्राइड्स आपने पढ़े थे, जिनके पास रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो हमारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और B2S6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। और मैग्नीशियम ये कैसा है, आयनिक। आयनिक कौन से थे, S ब्लॉक वाले। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा 74 का, D का 3 यस।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आ गया एल्डिहाइड कीटोन का बिल्कुल ईजीएस्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो सबको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको पता है ऑक्साइम किससे रिलेटेड है? NH2OH और साइनोहाइड्रिन HCN से। ये तो होता था साइनोहाइड्रिन, मान लो आपके पास ये है और आपने इसमें HCN डाल दिया तो CN माइनस यहाँ पर अटैक करता था क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव होता था, तो RCHOH और CN लग जाता था एक कार्बन पे, और एक कार्बन पे OHCN है तो उसको क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। तो A का 4 किस में? एक ही ऑप्शन है तो अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड रहा है पेपर में आपका तो पेपर सॉल्व करना इज़ वेरी इजी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। A का 4 इज सेकेंड ऑप्शन है ना, ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट, ओ हो ये तो बिल्कुल गलत है, देखते ही पता चल रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम नीचे आते हैं, मोलर मास बढ़ता है, वेंडरवॉल फोर्स बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बट वाटर सबसे वो आगे आ जाएगा क्योंकि इनमें तो वेंडरवॉल फोर्स ज़्यादा है और वाटर में क्या होता है? H बॉन्डिंग आ गई होगी अंदर से बात। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स मतलब ऊपर वाले हाइड्राइड्स, मतलब इसने वाटर को भी इंक्लूड किया, इंक्रीजेज विद द मोलर मास। तो अगर सिर्फ इतना होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, बट इसमें वाटर भी इंक्लूड करना होगा क्योंकि उसने दीज हाइड्राइड्स बोला। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ये भी गलत हो गया क्योंकि वाटर का तो H बॉन्डिंग है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। वाओ, ये आ गया आपका बफर के ऊपर। बफर तो एसिडिक बफर दिख रहा है, एसिडिक एसिड है, और बफर का हेंडरसन हेसेलबैच इक्वेशन होता है pH = pKa + log सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। मैं तो क्लास में बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन बच्चे विदाउट सॉल्विंग भी कर सकते हैं। ये 4.7 दिया है, लॉग सॉल्ट का कितना दिया है? 0.1, एसिड का कितना दिया है? 0.01। ये कितना आ गया? 4.57 प्लस पॉइंट हटाओगे तो ऊपर log 10 आ जाएगा, log 10 1 होता है, तो 4.57 + 1 कितना हो गया? 5.57। बिल्कुल ईजी कैलकुलेशन है, लास्ट टाइम नहीं थी कैलकुलेशन, इस बार है बट ईजी है। इसमें पूछा लोन पेयर रिपल्शन कहाँ होंगे? केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, VSEPR थियरी, जहाँ लोन पेयर ज़्यादा होंगे हमारी रिपल्शन ज़्यादा होंगे। तो चेक कर लेते हैं। ये रहा XeF2, देखते याद आ गया होगा आपको, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ने बॉन्ड बना लिया, 3 क्या हो गए? लोन पेयर हो गए। sp3d, ठीक है, TBP स्ट्रक्चर हो। सो XeF2 इसका आंसर हो जाएगा, ख़त्म। उड़ाते हैं क्वेश्चन। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी इज, ये क्वेश्चन अगर बच्चा सिर्फ फोकस, पूरे इंडिया में ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ने ये क्वेश्चन ना पढ़ा हो अगर उसने आइसोमेरिज्म पढ़ा है। इनैंशियोमर क्या होते हैं? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अरे नहीं, क्या होते हैं वो? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो अगर फोकस से आपने पढ़ा है, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? जो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं करते। तो क्या सुपर इम्पोजिबल बोला है उसने, ठीक है, तो इनकरेक्ट हो गया ये, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। ये देखो इसमें से इनकरेक्ट कौन है? अब एक बच्चा तो पूरा इसको सॉल्व करेगा, एक बच्चे को पता है O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, और 2 अनपेयर्ड होते हैं, तो O2 प्लस में कितने होंगे? 15। और खुद से दिमाग लगाओ, क्या 15 इलेक्ट्रॉन कभी पेयर हो सकते हैं? कभी पेयर नहीं हो सकते 15 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, डाया हो नहीं सकता। तो यही स्टेटमेंट कैसा हो गया? इनकरेक्ट। नेक्स्ट पूछा है क्लोरोबेंजीन किस में बनेगा? ये तो बिल्कुल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पहला ही क्वेश्चन होता है। बेंजीन में क्या डाल देंगे हम? क्लोरीन एंड एनहाइड्रस FeCl3, तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, बाकी किसी में नहीं बनेगा। और ये लीवर में नाइट्रोसो टेस्ट भी दिख रहा है यहाँ पे। इनमें से कौन सा नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड? ये एरोमेटिक है, सभी को पता है, ये भी एरोमेटिक है, 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, बट इसमें क्या है? दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 2 बॉन्ड है, तो sp3 है, तो ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। तो आंसर यही हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इज, एंजाइम के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं, पॉलीसैकेराइड कहाँ होते हैं? एंजाइम्स आर नॉट पॉलीसैकेराइड्स, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, बाकी सब सही है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, कुछ भी बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग PV कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन? आपको पता है वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर PV कर्व, और कर्व के अंडर जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा PV वर्क होगा। तो देख लो ये एरिया सबसे बड़ा दिख रहा है, तो 4th ही अपना ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्मो का ये क्वेश्चन था, मैं बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि बच्चे हमारे
23 24 वाले अच्छे से इसको और समझें। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज मोर देन फिनॉल। हाँ भाई फिनॉल में ऐसा है, और मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहे आप कहीं पर भी लगाओ NO2, चाहे ऑर्थो पे लगाओ चाहे मेटा पे लगाओ, नोट्स का क्वेश्चन है अपने बिल्कुल डिट्टो GOC, और चाहे पैरा पे लगाओ, NO2 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ना, चाहे -M लगे चाहे -I, तो इससे तो ज़्यादा ही एसिडिक होगा। पहली स्टेटमेंट सही है। ऑर्थो मेटा पैरा में विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है पैरा का ज़्यादा होता है फिर ऑर्थो का फिर मेटा का, क्योंकि पैरा में क्या लग रहा है -M -I है ना, और मेटा पे तो सिर्फ क्या लगता है -I लगता है, और ऑर्थो में थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो पैरा से थोड़ा कम हो जाता है। तो इसमें क्या आंसर हो गया हमारा, पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो गया। टफ हो जाता अगर पूछ लेता ऑर्डर, पैरा ऑर्थो मेटा का ऑर्डर लगाओ तो टफ हो जाता थोड़ा। चलिए अब पार्ट बी पे आ गए। पार्ट बी में थोड़ा सा हमें सोच समझ के आंसर्स लगाने होते हैं, थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि इसमें चॉइसेस अवेलेबल है ना। चलिए बहुत ध्यान से करेंगे। द कंपाउंड X1 रिएक्शन विद ओजोन, ओजोन लिसिस हो रहा है मतलब फॉर्मेल्डिहाइड दे रहा है, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड बना लेते हैं, और एक दे रहा है 2 मिथाइल प्रोपेनल, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनल। बस फिर क्या करेंगे, यहाँ से CO हटा देंगे और क्या बना देंगे, एल्कीन बना देंगे। 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटीन वनीन बन गया, 3 मिथाइल ब्यूट वनीन। ठीक है, ओजोन लिसिस का बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्या है कि भाई KC दिया है, इसका क्या निकालना है, O3 का कॉन्सेंट्रेशन। तो KC क्या होगा, वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्री। KC कितना दिया है 3 × 10⁻⁻59। अगर इसको सॉल्व किया आपने तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया। O3 की पावर 2 और नीचे क्या दिया है 0.04 और इसका क्यूब। अब देखो 0.04 का क्यूब करोगे तो ये ऑलमोस्ट तुम्हारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 64 और ये हो जाएगा 10⁻² × 10⁻² × 10⁻³ मतलब 10⁻⁶। -6 को इधर लेके जाओगे तो 59 + 6 कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 64 65 हो जाएगा। और फिर O3 निकालने के लिए रूट लेना पड़ेगा, तो 64 का रूट लोगे तो अराउंड 32 आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 32 अवेलेबल है, सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है, PV = nRT। क्या पूछा इसमें हमसे, द प्रेशर पूछा है। मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, O2 का मॉलिकुलर वेट, और नीचे वॉल्यूम आ जाएगा 10 लीटर, और R की वैल्यू हो जाएगी 0.0831। बार में पूछा ना, अरे दिया भी है। टेम्परेचर 300 केल्विन। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये 2 मोल आ गए, 2 × 0.0831 × 300 अपॉन 0 से 0 कैंसिल। तो इसको इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट 4.9 आ जाएगा। ये रहा भाई मेटलर्जी का सीधा क्वेश्चन। बच्चों ने पूछा एक दिन पहले क्या करें भाई, मेटलर्जी के और से याद कर लो। JEE में तो यही आया इस लास्ट मंथ जून में क्वेश्चन, यहाँ पर भी आया। और मैंने बताया था होटल मैनेजमेंट, ऐसे याद कर लो इसको, होटल मैनेजमेंट। तो जब 2 O होते हैं 2 Fe होते हैं तो वो क्या होता है, हेमेटाइट होता है। तो हेमेटाइट ये रहा हमारा Fe2O3, मैग्नेटाइट ये रहा Fe3O4, कैलामाइन ये था, और कैलानाइट ये रहा। किसी को कैलानाइट याद भी नहीं है, बड़ा सा दिख के पता चल जाएगा। ठीक, तो कैलामाइन कौन सा है, C का 2 होना चाहिए, C का 2 होना चाहिए, C का 2 होना चाहिए, और D का 4 होना चाहिए, और A का 3 होना चाहिए, D का 1 होना चाहिए। 4th ऑप्शन हो गया। ये आ गया CN के अंदर। अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या बना देगा इसको, CH2NH2। फिर हम क्या कर रहे हैं इसका डाइएजोटाइजेशन, तो NH2 का क्या बन जाएगा, N2Cl बन जाएगा। और ये बहुत अनस्टेबल होता है, निकल जाता है, तो वाटर N2 निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, वाटर से H लेके, और क्या बच जाएगा यहाँ पर, OH निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, बच्चे ने सही मार्क किया हुआ है। IUPAC का क्वेश्चन आ गया भाई, यहाँ तो अच्छे से लिखा बनी है, यहाँ बना देता हूँ एक बार। ये लो भाई, जिसने IUPAC प्रैक्टिस की है। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, फंक्शनल ग्रुप की। इधर से फंक्शनल ग्रुप दूर आ रहा है, इधर से पास आ रहा है, यहाँ से करेंगे। तो 5 पे क्लोरो, 4 पे मिथाइल, 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो ये रहा, 5 पे क्लोरो ये रहा, 4 पे मिथाइल ये रहा, 3 पे OH ये रहा। बिल्कुल सही मार्क किया हुआ है बच्चे ने। बताओ, ये चॉइस इसमें अवेलेबल है।
बस समय का थोड़ा सा हो सकता है बच्चों। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। इसमें बता रहा है द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब CFSC या फिर एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो आपको पता है नाइट्रोजन वाले जो लिगेंड्स होते हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेंगे, है ना। तो जिसमें EN ज़्यादा होगा उसकी ज़्यादा एनर्जी होगी, तो C की ज़्यादा होगी, फिर A की, फिर B की, ठीक है, क्योंकि A में हमारे पास 2 वाटर हैं और B में 4 वाटर हैं, ठीक है। और EN आप देख सकते हैं यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 ही है बस। तो जहाँ EN ज़्यादा वहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा, क्योंकि EN के अंदर नाइट्रोजन होता है। तो आंसर हो जाएगा C, A एंड B। ख़त्म। नेक्स्ट, ये तो भाई बोर्ड्स का क्वेश्चन आ गया। 93 इस बोर्ड का क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/T ln इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। सो 2.303 मिनट में बताना है, मिनट ही दिया है तो कोई कन्वर्जन नहीं है। लॉग इनिशियल कितना दिया है 0.1 और बिकम्स 0.001। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 3 0, पॉइंट हटाओगे नीचे 1 0, कैंसिल, तो 10 की पावर 2 हो गया। तो 2.303 2 आगे आ जाएगा अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर एग्जैक्ट 0.92 आएगा। ख़त्म। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना छिप गया है मेरे पास, बच्चे ने कोशिश तो की थी। तो कॉपर दिया है यहाँ पर, FCC बोला उसको, और उसकी डेंसिटी दे रखी है 8.92 ग्राम पर CC, और उसकी एज लेंथ दे रखी है 3.608 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट दी एटॉमिक मास। तो डेंसिटी क्या होती है, जमना A³ इंटू Na। हमें क्या निकालना है, एटॉमिक मास, M निकालना है हमें। तो M हो जाएगा डेंसिटी इंटू A³ इंटू Na अपॉन Z। FCC का Z 4 होता है, डेंसिटी 8.92 दी है, ठीक है। A दिया है उसका क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब, और Na आपको पता है एवोगैड्रो नंबर। और अगर आपने NCERT सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कॉपर का मास कितना होता है 63.1 यूनिफाइड मास होता है, ठीक है। बट इसके लिए आपको काफ़ी साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यह आ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ He+ इज दिस। तो R इज इक्वल्स टू 0.105.8 दिया है पिकोमीटर, और R0 n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, Z कितना हो गया 2, और दूसरे में क्या बोला है R इज इक्वल्स टू, ये निकालना है हमें, R0 थर्ड बोर्स ऑर्बिट 3 का स्क्वायर 9, और Li2+ के लिए Z कितना हो गया 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, R0 से R0 कैंसिल, ये निकालना है, बाकी सब कुछ अवेलेबल है। तो 105.8 अपॉन R इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3, ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, 4 इंटू 3 अपॉन 9 इंटू 2, और ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2/3। तो R आ जाएगा 105 इंटू 3/2, तो 450/2, ऑलमोस्ट आ जाएगा ये तुम्हारा 158.7, ठीक है। सॉल्व कर लेना। ये अपना एल्डोल कंडेंसेशन आ गया, इसको तो शायद आप सब ने कर ही दिया होगा, ठीक है। एसीटोन का एल्डोल किया हमने इसके साथ 2-पेंटेनॉन के साथ। तो इसमें क्या करते थे हम, सब जगह से प्रोडक्ट बना के देंगे। इसमें पूछा विच इज़ नॉट फॉर्म्ड, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से प्रोटोन लेंगे, अटैक करवाएंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी बनता है, फिर एल्कीन बना देते हैं। इसका आंसर आप मुझे चैट में बताएंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे इसका आंसर 2 बोल रहे थे, कुछ इसका 4 बोल रहे थे, बट क्लियरली विजिबल है यहाँ 3 और 5 8 हाइड्रोजन है, 8 कार्बन है, और कार्बन हमारे कम होते नहीं है एल्डोल के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर चैट में कौन सबसे पहले बताता है। हिंट मैंने दे दिया तुमको। 97वां क्वेश्चन देखो, देखो इसमें क्या है कि ई सेल निकालना है। ई सेल क्या होता है, ई नॉट सेल कितना दिया 10.5 माइनस 0.0591, पेंसिल को क्या हो गया, और कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है 0 से +2, 2 इलेक्ट्रॉन का। लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.001, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.001। बच्चे सोच रहे पता है क्या, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ एक ही है और यहाँ 2 है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, समझ रहे हो। तो ये आ जाएगा 10.5 माइनस, ये हो जाएगा, इसको आप 0.06 भी ले सकते थे, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। और ये लॉग हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 3, ठीक है। अब 10 की पावर 3 आगे आएगा, तो ये आएगा 10 की पावर 0.5, ये आ जाएगा 0.03 इंटू 3, तो
इसमें मेरे पास कोई ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा सही, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो है 10⁴ के आसपास होगा, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये बोनस जाना चाहिए। बाकी लेटेस्ट थी, ठीक है। आप भी बताना मैंने सही किया है, फिर आपका कुछ और आंसर आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बोनस होगा वो क्वेश्चन। लुकास टेस्ट याद होगा आपको, एल्कोहल के लिए होता है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालते हैं और ZnCl2 डालते हैं और SN1 मैकेनिज्म लगता है। मोर स्टेबल द कार्बोकेटायन, फास्टर इज द रिएक्शन, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और प्राइमरी एल्कोहल तो सबसे लास्ट में देते हैं, क्योंकि उनका कार्बोकेटायन क्या होता है, बहुत कम स्टेबल होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही हो गया इसका आंसर। ईजी क्वेश्चन, रिएक्शन मैकेनिज्म का वो है ये, हेलो एल्केन हेलोरीन। क्या बोला है, न्यूट्रल या फेयरली एल्काइन मीडियम में KMnO4 ऑक्सीडाइजेज I- to IO3-, और खुद कहाँ चला जाता है ये, MnO4- से MnO2 में, एल्कलाइन मीडियम में। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +7, और यहाँ कितनी हो गई, +4। तो 7 से 4 में जा रहा है, ईजी क्वेश्चन, ठीक है। द पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर गेट्स एनहेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये आपको अगर आपने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लाइन टू लाइन याद की है तो ही आपको आंसर आएगा, ठीक है। चैट में इसका आंसर भी मुझे बताना, ठीक है। और अगर मेरे से आंसर जानना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आंसर होगा पार्टिकुलेट मैटर एंड ओजोन एंड H2O2। मेरे हिसाब से हाइड्रोकार्बन इसमें नहीं होता है, बट आप इसको एक बार चेक कर लेना जिन बच्चों ने भी आज एग्ज़ाम दिया, ठीक है। अब और क्या बचा है, ओह फाइनली पूरा पेपर हो गया ना। तो चलिए, मेरी तरफ से गुड विशेज़ हैं आपके लिए। भले ही आप नेक्स्ट ईयर आप इसको दोबारा से करने वाले हो, मतलब आप ड्रॉप नहीं, मतलब समय निकालने वाले हो पेपर के लिए, अपनी लाइफ के लिए थोड़ा सा समय निकाल के दोबारा से नीट के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, या फिर आप 23, 24, 25 का नीट देने वाले हो। आपको ऑल द वेरी बेस्ट, इस चैनल पे बने रहो, ठीक है। जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बताओ कि यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होता है, कुछ भी फालतू बातें नहीं होती हैं और सब इन्फॉर्मेशन आपके पास समय से पहुँचती है। थैंक यू बच्चों, अपना ऐसे ही प्यार बनाने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।